अमित जी, आपको इजराइल ले चलते हैं। एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल में, इजराइल और हमास के बीच में, गजा जो स्ट्रिप है उसमें। फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा और मेरे सहयोगी वहाँ पे इस समय लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं और रोज़ हम उनसे 10:30 बजे एक अपडेट लेते हैं कि वहाँ इस समय चल क्या रहा है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। हर दिन के बाद अगर आप पिछले 24 घंटे में देखें तो बहुत कुछ बदला और इंटेंसीफाई वहाँ पे अटैक्स हुए हैं, जेट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि सीरिया के एयरपोर्ट्स में भी अटैक किए गए हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है लेते हैं। बल्कि बहुत स्वागत है आपका। क्या इस समय ताज़ा हाल क्या है वहाँ पे? जैसा कि आपने कहा कि लड़ाई इंटेंसिफाई हो रही है, एस्केलेट हो रही है इजराइल की तरफ से। कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि हर 30 सेकंड में इजराइल की तरफ से एक मिसाइल दागी जा रही है गाज़ा पे। कुछ रिपोर्ट्स का, ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि वाइट फॉस्फोरस जैसे केमिकल्स से लेस जो बम हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा तबाही है इस वक्त गाज़ा में। एक दूसरी रिपोर्ट जो हमने देखी आज सुबह, उसके मुताबिक शनिवार से आज तक, जब इजराइल ने हमले शुरू किए थे तब से लेके आज तक 4000 टन गोला बारूद गाज़ा पट्टी पे दागा जा चुका है इस वक्त। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। लड़ाई अभी जारी है, इजराइल की तरफ से लगातार वार्निंग्स आ रही हैं और अब उनका कहना है कि जो भी गाज़ा में है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के लोग हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो आम लोग हों, उनके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप निकल जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा इजराइल का कहना है। और जो वहाँ पे लोग हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, उनके मुताबिक 24 घंटे में लोगों को यहाँ से निकालना असंभव है, क्योंकि निकालने के कोई रास्ते नहीं हैं। हम इस बारे में चर्चा करते आए हैं पिछले कुछ दिनों में कि 7 ही एग्जिट पॉइंट्स से ज़मीन के रास्ते गाज़ा से निकलने के लिए, जिसमें से 6 इजराइल ने सील कर दिए हैं। 7वां है रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग, जो कि इजिप्ट में खुलता है। और इजिप्ट ने कहा है हम मदद देने के लिए तैयार हैं, हम एड देने के लिए तैयार हैं, पर हमें शरणार्थी नहीं चाहिए। इजिप्ट का अपना चुनाव आने वाला है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है पॉलिटिकली ये सिचुएशन। हालांकि अमेरिका की बातचीत इजिप्ट से, कायरो से जारी है। उनको इस पे रजामंदी उनकी लेने के लिए कि लोगों को गाज़ा से निकाला जा सके। सो इस वक्त काफ़ी नाजुक है गाज़ा में हालात। जी, बल्कि यूएई को देखें, सऊदी अरेबिया को देखें, इवन कतर को देखें, जॉर्डन को देखें, सबके जो स्टैंड थे अब वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। जो पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उस आतंकी हमले को, अब धीरे धीरे वो टोन डाउन होते हुए दिख रहे हैं। और पूरे दुनिया में अगर आप देखें, ऑस्ट्रिया में, यूके में, न्यूयॉर्क में, बोस्टन में, हर जगह समर्थकों की रैली निकल रही है और ज्यूज़ के खिलाफ बहुत ही भद्दे नारे लगाए जा रहे हैं। अब ये लड़ाई एक दूसरे रुख की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। ये एक बहुत सीरियस चैलेंज बन रहा है और इसमें जो बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं नाम कर रहा हूँ यूएस के, उनकी तरफ से अभी भी ऐसा कोई प्रयास मुझे नहीं दिख रहा है जो रोकने का हो। तो मुझे तो डर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग अब हमास की साइड में खड़े होकर दिख रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं। जी, महाभारत से लेके आज तक मेरा मानना है कि हर लड़ाई सिर्फ युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ी जाती, हर लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई होती है। हर लड़ाई में दोनों पक्ष ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक मॉरल अधिकार है जिस तरह की तबाही हो रही है, जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए। और वही यहाँ भी हो रहा है। तो जब पहली बार हमलों की तस्वीरें आई थी गाज़ा की तरफ से, हमास की तरफ से इजराइल में, तो सारी दुनिया को दिल दहलाने वाली वो तस्वीरें थी और क्रिटिसिज्म भी आया। पर अब जो नैरेटिव वॉर है, गोलाबारी के साथ साथ नैरेटिव वॉर भी एस्केलेट हो रहा है दोनों तरफ से। दोनों पक्षों से तस्वीरें रिलीज़ की जा रही हैं लगातार, और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर तस्वीरें बच्चों की हैं, उनके शवों की हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दूसरी तरफ से कितनी बर्बरता का प्रयोग हो रहा है। अगर हम सिर्फ अरब देशों की बात करें तो उनके लिए काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने एक पीस डील साइन की पिछले कुछ सालों में। सऊदी अरब और इजराइल के बीच भी पीस डील की काफ़ी बातचीत आगे बढ़ गई थी। इसमें समस्या ये है कि उन्होंने इकोनॉमिक पीस को पॉलिटिकल पीस से इक्वेट किया और यही उनकी गलती हो गई। इकोनॉमिकली अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आप समझौते करते हैं, अगर आप कोई डील्स करते हैं, तो सभी लोगों को फ़ायदा होता है। पर जब तक आप जो कोर इशू है
इसराइल और पैलेस्टाइन का, उसको सॉल्व नहीं करते तो पीस डील से पीस हासिल नहीं होता। ये अरब देशों को अब समझ में आ रहा है। तो पॉलिटिकली उन्होंने इसराइल के साथ डील कर ली है, पर पब्लिक सेंटिमेंट, चाहे आप यूएई की बात करें, चाहे सऊदी अरब की बात करें, चाहे किसी भी अरब देश की बात करें, पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त पैलेस्टाइन के साथ है। और ये जो टाइट रोप है ये इन देशों को नेगोशिएट करनी पड़ रही है। इसलिए जो बयान है उसमें धीरे से आप एक शिफ्ट देखेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं बढ़नी चाहिए, डी एस्केलेशन की बात की जा रही है। तो ये सब उसका नतीजा है। जहाँ वेस्ट की अगर बात करें तो ये हमेशा से एक पॉलिटिकल डिवाइड रहा है। हालांकि जैसा आपने कहा कि जो एंटी सेमिटिज्म हम देख रहे हैं, जैसे कि यूके में एक खबर आई है कि 2 स्कूलों को टेम्परेरीली बंद किया गया है क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो कई बार क्या है कि मॉरल कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और जब से हम यहाँ आए हम एक ही बात कह रहे हैं कि सिविलियंस की मौत हर लड़ाई में होती है। जब इजराइल मिसाइल दागता है गाज़ा की तरफ तो सिविलियंस कोलैटरल डैमेज बनते हैं। अगर इजराइल चाहे तो गाज़ा पट्टी को तुरंत नष्ट कर सकता है, पर इजरायली इंटेलिजेंस का कहना है कि वो स्पेसिफिक टारगेट्स पे फायर कर रहे हैं और अगर वहाँ पे सिविलियंस हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो रही है, पर वो वार्निंग्स दे रहे हैं इस वक्त। हालांकि उनका फोकस एक्यूरेसी पे नहीं है, डिस्ट्रक्शन पे है। पर हमास का ये रवैया नहीं था। हमास के प्राइमरी टारगेट सिविलियंस थे और इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इसीलिए एक मिलिट्री है और दूसरी टेररिस्ट ग्रुप कहलाती है। और ये क्लैरिटी दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जो नैरेटिव वॉर है, इससे आगे चल के कन्फ्यूजन होगा और एक पॉइंट पे हर लड़ाई में ऐसा होता है कि कौन सही है कौन गलत है, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा बल्कि आपने कि एक देखिए तस्वीर अब गजा से निकल के या इजराइल से निकल के दुनिया के अलग कोनों में फैली। खबरें ये भी रिपोर्ट छपी हैं कि ब्रिटेन में, यूके में आप पैलेस्टीन का फ्लैग होस्ट नहीं कर सकते, कोई चैंटिंग नहीं कर सकते, इलीगल है वो। दूसरा, एक ईरान को $6 बिलियन का जो पेमेंट होना था एक्सचेंज फॉर प्रिजनर्स के लिए, वो रोक दिया गया है। वो कतर के पास से पेमेंट होता था जिसको रोक दिया गया है। तीसरा, जब आप सीरिया की तरफ हमला करते हैं तो आप एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं सराउंडिंग्स को कि यहाँ क्या होने वाला है, और 150 बंधक छोड़िए वरना पूरे 23 लाख हम बंधक बना के रखेंगे। अब ये वॉर एक डिफरेंट लेवल पे आपको जाता हुआ दिख रहा है। जी, मुझे लगता है कि इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि गाज़ा में जो हो रहा है उसको कोई रोक ना पाए। इजराइल लगातार हमला करते रहे। ग्राउंड ऑफेंसिव की पूरी तैयारी उन्होंने की है। एयर बॉम्बार्डमेंट जारी है। जैसा कि मैंने बताया कि 4000 टन गोला बारूद अगर आप 6 दिन में किसी भी टेरिटरी पे डालेंगे तो उसका क्या हश्र होगा। तो वो गाज़ा पे हो रहा है और अमेरिका की सेना, अमेरिका की सरकार तैनात है ये इंश्योर करने के लिए कि इजराइल के रास्ते में कोई बाधा ना आए। जहाँ तक सवाल है बाकी हिस्सों का, जैसे कि लेबनान का, जैसे कि सीरिया का, जैसे कि ईरान का, तो मुझे लगता है कि अमेरिका की तरफ से खासी पोस्चरिंग हो रही है, खासा दबाव डाला जा रहा है पॉलिटिकली कि इस लड़ाई में इन प्लेयर्स को आगे नहीं पड़ना है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से हिजबुल्लाह क्या इस लड़ाई में शामिल होंगे कि नहीं? 2 दिन पहले ऐसा लगता था कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, पर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह के फ्रंट पे भी अभी वो तय कर रहे हैं कि उनको कहाँ तक जाना है। इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमेरिका की तरफ से। जैसे कि आपने बताया कि वो फंडिंग भी ब्लॉक कर दी गई है। वो पैसा बहुत ज़रूरी है ईरान के लिए, उनकी इकॉनमी के लिए। तो ईरान के लिए ये अब उनकी लीडरशिप को ये तय करना होगा कि वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं हमास के बिहाफ पे। तो वो सब कैलकुलेशंस अभी जारी हैं। कल हमने देखा था एंटनी ब्लिंकन आए थे और आपने कहा था कि वो अरब देशों से, अरब प्लेयर्स से बात करेंगे। आज वो कर रहे हैं। वो महमूद अब्बास से बात करेंगे, वो जॉर्डन जाएंगे, वो बाकी लोगों से भी वो आउटरीच जारी रखेंगे, क्योंकि रीजनल प्लेयर्स को साथ में लाना बहुत ज़रूरी है हमास पे भी दबाव डालने के लिए। और जो हॉस्टेजेस हैं वो भी अभी एक लाइव सिचुएशन है। अमेरिका चाहता है कि हॉस्टेजेस निकलें। 25 से ज़्यादा उनके लोग मारे गए हैं, कई लोग अभी भी बंधक हैं, तो उनका रिलीज सिक्योर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो कि उनके रक्षा मंत्री कहे जा सकते हैं, लॉयड ऑस्टिन, उनके भी जेरूसलम आने की खबर है। तो टॉप अमेरिकन लीडरशिप इस वक्त इजराइल की तरफ रुख कर रही है और जो बयान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त स्ट्रैटेजी ये है कि गाज़ा में जो हो रहा है होने दीजिए और बाकी ये एस्केलेट ना हो, उसके लिए मिलिट्री और पॉलिटिकल जिस तरह के भी प्रेशर की ज़रूरत हो वो अमेरिका डाले।
बिल्कुल पलकी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना पूरा। और अगर आप और डिटेल में रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पोस्ट पे जाइए, पलकी के यूट्यूब चैनल पे देखिए, बहुत सारी डिटेलिंग और आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मंडे को फिर एक बार जुड़ेंगे।